आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th की बुक मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स और इस चैप्टर की हम इंट्रोडक्शन एंड समरी देखने वाले हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन स्कोरशाला। सो जैसा मैंने बताया, आज हम इन किंगडम ऑफ फूल्स, जो कि बहुत ही अच्छी इसमें एक स्टोरी है, बहुत ही अच्छी इसकी स्टोरी लाइन है, एक काफी अच्छा मैसेज भी इस स्टोरी में हमें मिलता है। तो एक बिल्कुल स्टोरी की तरह ही हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और फिर अगर चैप्टर अच्छे से हमने पढ़ा है तो सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स आराम से हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर के ऑथर है A.K. रामानुजन। तो A.K. रामानुजन की अगर मैं बात करूं तो इनका पूरा नाम था अट्टीपट्टी कृष्ण स्वामी रामानुजन। ठीक है, वॉज एन इंडियन पोएट एंड स्कॉलर ऑफ इंडियन लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, इंडियन जो लैंग्वेजेस थी, इंडियन जो लैंग्वेज थी, उनमें इंडियन लिटरेचर के ये एक पोएट थे और काफी फेमस पोएट। उसके अलावा अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में ये इंडियन लिंग्विस्टिक के प्रोफेसर भी रहे हैं। तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, मतलब बाहर भी इनको काफी लोग जानते थे। तो रामानुजन वॉज द पोएट, स्कॉलर, लिंग्विस्टिक्स, फिलोलॉजिस्ट, फोकलोरिस्ट, ट्रांसलेटर और एक प्ले राइटर थे। तो काफी सारी इनकी पोम्स, काफी सारी स्टोरीज जिसमें इंडियन लिटरेचर, इंडियन जो कल्चर था वो रिफ्लेक्ट होता था। तो ऐसी पोम्स, ये ऐसी स्टोरीज ये लिखा करते थे। तो A.K. रामानुजन आपको नाम याद रखना है और इन्हीं का लिखा हुआ एक स्टोरी जो है वो हम देखने वाले हैं, जिसका नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। ठीक है, तो शॉर्ट समरी हम लेने वाले हैं, लाइक इस पूरे चैप्टर की, इस पूरे स्टोरी की कंप्लीट आउटलाइन हम देखने वाले हैं। तो चलिए फिर आउटलाइन शुरू करते हैं। वैसे समरी एक बार जो आपकी बुक में लिखी हुई है वो देख लेते हैं, फिर हम इसकी कंप्लीट समरी लेंगे। द स्टोरी इज अबाउट अ किंगडम ऑफ फूल्स। ये जो स्टोरी है वो एक किंगडम के बारे में है जो कि फूल्स की है, यानी उसमें सारे के सारे फूल्स मूर्ख रहते हैं। दिस किंगडम इज रूल्ड बाय अ फूलिश किंग एंड हिज फूलिश मिनिस्टर। ये जो किंगडम थी इसको रूल करता था एक बिल्कुल पागल राजा और उसके पागल मिनिस्टर्स। वंस दे ऑर्डर दैट नाइट शुड बी कंसिडर्ड एज डे एंड वाइस वर्सा। एक दिन उन लोगों ने यह ऑर्डर दिया कि जो नाइट है उसको अब डे माना जाएगा, डे है उसको अब नाइट मानी जाएगी। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल विजिट द किंगडम एंड आर सरप्राइज्ड टू फाइंड द एंटायर किंगडम अस्लीप ड्यूरिंग द डे। और एक दिन और एक गुरु और एक चेला, यानी एक गुरु और उसके स्टूडेंट आते हैं इस किंगडम में और देखते हैं कि पूरा शहर सो रहा होता है दिन के टाइम में। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो बुक में लिखी हुई है वो समरी है, लेकिन हमें कंप्लीट समरी पढ़नी है। तो देखिए, इसकी कहानी की तरह हम पढ़ेंगे, जैसे आप बेड टाइम स्टोरीज पढ़ते थे वैसे ही हम इस चैप्टर की समरी देखने वाले हैं। तो ये कहानी है एक ऐसी किंगडम की जिसको बोला गया कि यहाँ पर सारे फूल्स रहते थे, सारे मूर्ख रहते थे। इस जो किंगडम के जो राजा थे वो भी बिल्कुल इडियट थे और उनके जो मिनिस्टर्स थे वो भी बिल्कुल पागल थे। अब एक दिन क्या होता है कि राजा और उसके मिनिस्टर डिसाइड करते हैं कि हमें ना बाकी सारे राजाओं से कुछ अलग करना है, कुछ डिफरेंट करना है। और इस करने की चाहत में वो क्या करते हैं कि वो ऑर्डर ऐसा दे देते हैं कि अब दिन जो होगी उसे रात माना जाएगा, रात को दिन माना जाएगा। यानी जो भी आप काम दिन में करते थे, जो भी काम चलता था आपका, वो अब आप रात को करेंगे और जैसे ही यहाँ पर सुबह होगी, सूरज आएगा और आप सब सोने चले जाएंगे। तो मतलब उल्टा ही वहां पे चीजें सारी कर दी थी। अब यहाँ पर ये भी उन्होंने रूल के साथ में, अपने ऑर्डर के साथ में बोल दिया था कि जो भी इस बात को नहीं मानेगा उससे पनिशमेंट दी जाएगी और मतलब उसे डेथ, मतलब उसे मार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऑर्डर फॉलो हो चुका था। अब एक दिन एक जो गुरु थे और एक जो शिष्य थे, जो उनके डिसिपल थे, ये दोनों एक गांव में आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि गुरु जो होते हैं वो एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर घूमते रहते हैं, राइट। सो वो एक गांव में जाते हैं और वहां पर वो देखते हैं कि पूरा मतलब शहर जो है वो बिल्कुल खाली है और बिल्कुल दिन का टाइम है, सुबह का टाइम है और सुबह के टाइम में पूरा शहर खाली है, सारे लोग सो रहे हैं। इवन जो जानवर वहां पर थे वो भी सारे सो रहे हैं, क्योंकि उनको भी वैसी ट्रेनिंग मिली थी। और फिर उनको बड़ा वो शॉक हो जाते हैं, काफी एस्टॉनिशमेंट उनको होता है कि ऐसा क्यों है। फिर उनको धीरे धीरे पता चलता है कि भाई इस शहर में ऐसा रूल है। फिर रात आती है तो फिर वो खाना ढूंढने निकलते हैं। जब वो खाना ढूंढने निकलते हैं, मतलब खाना खरीदने निकलते हैं कि ग्रोसरीज ले लेते हैं तो कुछ खाना बना लेंगे, तो फिर जब वो ग्रोसरीज खरीदने जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि मार्केट में भी एक अजीब सी चीज होती है कि मार्केट में भी जितनी भी चीजें होती हैं उन सबका एक ही प्राइस होता है और वो होता है 1 डुडू। डुडू इज अ करेंसी, आप यूं समझ लीजिए 1 रुपया। तो हर जो चीज होती है, चाहे आप राइस ले लो, चाहे आप बनाना ले लो, चाहे आप घी ले लो, चाहे आप कोई भी चीज ले लो, वो आपको 1 डुडू ही पड़ने वाली है। चाहे आप गोल्ड ले लो, वो भी आपका 1 डुडू होगा। तो ये भी उस शहर में रूल होता है, ये उस किंगडम में यही रूल होता है कि हर चीज की सेम प्राइस होगी, वो होगा 1 डुडू। अब ये देखकर जो गुरु और शिष्य होते हैं वो बड़ा मतलब सरप्राइज हो जाते हैं
तो अब यहाँ पर जो गुरु होते हैं वो थोड़े से समझदार होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि दुनिया के बारे में ज्यादा जानते हैं तो वो थोड़े समझदार होते हैं। तो वो कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हमें इस किंगडम से निकलना होगा, क्योंकि ये किंगडम जो है ना, ये फूल्स की है, ये पागलों की है। आपको नहीं पता कि ये नेक्स्ट चीज क्या कर सकते हैं आपके साथ, हो सकता है उसमें आपको हार्म कर सके और डेंजरस हो आपके लिए। लेकिन जो उनका शिष्य होता है उसको खाने पीने का बहुत शौक होता है, तो इसीलिए वो कहता है कि नहीं, मैं तो इसी किंगडम में रहूंगा, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें देखो कितनी सस्ती हैं, तो मैं यहाँ पर रहूंगा और बहुत सारा खाना खाऊंगा। अब जो गुरु उसको बहुत समझाते हैं कि ऐसा नहीं है, ये फूल्स है, ये कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो गुरु की बात वो नहीं मानता है और गुरु वहां से चले जाते हैं और उनका जो शिष्य है वो यहीं पर रह जाता है। अब वो सारा दिन सस्ती चीजें खरीदता है, घी, बनाना, राइस, वो सारी चीजों को खाता है और कुछ ही दिन में एक बिल्कुल बुल की तरह, एक सांड की तरह मोटा हो जाता है। जब ये चीज हो जाती है, अब यहाँ पर क्या होता है कि एक दिन एक मर्चेंट के यहाँ चोरी होती है। जब उसके घर चोरी होती है तो चोर उसके घर में एक दीवार में छोटा सा छेद करके वहां से घुस जाता है, लेकिन जब जैसे ही वो चोरी करके वापस लौट रहा होता है तो वो दीवार उसके ऊपर गिर जाती है और वो आदमी वहीं पर मर जाता है। अब जिस चोर की वहां पर डेथ हुई थी, जो चोर वहां पर मरा, उसका भाई जाता है किंग के पास और बोलता है कि देखिए मेरे भाई की डेथ हो चुकी है और देखिए उनकी वॉल इतनी कच्ची थी, इतनी बेकार वॉल थी उनके घर की, जिनके घर पे मेरा भाई चोरी करने गया था, कि वॉल उस पर गिर गई और वो मर गया। अब यहाँ पर राजा बोलता है कि बात तो सही है, तुम्हारे भाई को किसने मारा? उस वॉल ने मारा। तो उस वॉल का जो ओनर है, यानी उस घर का जो मालिक है, वो मर्चेंट, उसको पकड़ के लाओ। फिर जो सिपाही होते हैं राजा के, वो जाते हैं और वहां पर उनके जो मर्चेंट होता है उसको पकड़ के लाते हैं। तो मर्चेंट जब आता है तो मर्चेंट को बोलते हैं कि भाई तुम्हारी जो वॉल थी, इतनी कच्ची तुम्हारी वॉल थी, इतनी वीक तुम्हारी वॉल थी तुम्हारे घर की, कि चोर वहां पर दबकर मर गया, बेचारा गरीब आदमी। तो वो मर्चेंट जो कहता है वो बहुत ज्यादा रोता है, बिलखता है और कहता है कि नहीं, मुझे माफ कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि इसमें मेरी गलती नहीं है, मैंने तो जो ब्रिक लेयर था, मतलब ये जो वॉल थी ये काफी पुरानी थी, मेरे फादर के टाइम बनाई थी, लेकिन जो ब्रिक लेयर था, ब्रिक लेयर मतलब जो वॉल बनाने वाला कंस्ट्रक्टर आप कह लीजिए, तो कंस्ट्रक्टर जो था उसने ये वॉल बनाई थी और उसकी गलती है कि उसने ये इतनी वीक वॉल बनाई कि वो उस आदमी पर गिर गई और वो मर गया। तो राजा कहता है सही बोल रहे हो तुम। तो अब वो बोलते हैं कि जाओ उस ब्रिक लेयर को पकड़ के लाओ जिन्होंने तुम्हारे फादर के टाइम में ये वॉल बनाई थी। अब वो जो ब्रिक लेयर था वो तो इतनी पुरानी बात है, तो वो ब्रिक लेयर बिल्कुल बूढ़ा हो जाता है और फिर भी वो जो सिपाही होते हैं वो ढूंढकर उसे पकड़ के लाते हैं। ब्रिक लेयर आता है और फिर उसको बोला जाता है कि भाई ये जो आदमी है इसने तुमने गलत वॉल बनाई, इस वजह से वो जो वहां पर पुअर मैन आया था चोरी करने, उस पर वॉल गिर गई और वो मर गया, तो इसमें तुम्हारी गलती है, तो तुम्हें फांसी दी जाएगी। तो वो जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती नहीं है, उनसे बहुत ज्यादा माफी मांगता है और बोलता है कि मेरी गलती नहीं है, एक्चुअली मुझे उस दिन अच्छे से याद है जब मैं इनकी घर की दीवार बना रहा था तो वहां पर एक पास में डांस गर्ल रहती थी, यानी एक डांस करने वाली लड़की रहती थी, वो उस गली से बार बार निकल रही थी, आ जा रही थी और उसकी जो पैरों की, उसकी पायल की जो आवाज थी उससे मेरा बार बार डिस्ट्रैक्शन हो रहा था, मैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, इस वजह से मैं ध्यान जो है वॉल बनाने में नहीं लगा पाया और मेरी अच्छी वॉल नहीं बनी। तो मेरी गलती नहीं है, उस डांस गर्ल की गलती है जिसने मुझे डिस्ट्रैक्ट किया। राजा बोलता है सही बोल रहे हो तुम। तो फिर वो अब बोलते हैं कि उस डांस गर्ल को पकड़ के लाओ। अब देखिए बात इतनी पुरानी थी तो जो डांस गर्ल थी वो भी काफी बूढ़ी हो जाती है, राइट। सो जो सिपाही होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो उस डांस गर्ल को पकड़ के लाते हैं। तो डांस गर्ल से राजा पूछता है क्या तुम उस गली से निकल रही थी जहां पर ये जो ब्रिक लेयर है ये वॉल बना रहा था, और ये तुम्हारी गलती है कि ये जो ब्रिक लेयर है इसका ध्यान भटक गया, यानी ये डिस्ट्रैक्ट हो गया और इसने एक ऐसी कच्ची वॉल बनाई जो एक पुअर पर्सन पे गिर गई और वो मर गया। तो डांस गर्ल भी, उसको पता चलता है जैसे ही कि सारी बात मुझ पर आ रही है, तो फिर वो कहती है कि नहीं नहीं नहीं, मेरी गलती नहीं है, मुझे अच्छे से याद है कि मैं वहां से उस टाइम क्यों निकल रही थी, क्योंकि मैंने कुछ गोल्ड था वो गोल्ड स्मिथ को दिया हुआ था, यानी सुनार को दिया हुआ था, लेकिन वो इतने टाइम से मुझे बहाने बना रहा था और इतने टाइम से मेरी जो ज्वेलरी है वो नहीं बना रहा था, इसी वजह से कि वो मेरे को बहुत चक्कर लगवाया उसने मेरे को अपने घर के, क्योंकि मेरी वो ज्वेलरी नहीं तैयार करके दे रहा था। तो ये मेरी गलती नहीं है, उस गोल्ड स्मिथ की गलती है। अब गोल्ड स्मिथ को ये बात पहले पता चल जाती है कि ऐसा मेरे ऊपर एक्यूजेशन लगा है, तो जो राजा कहते हैं कि हाँ सही कह रहे हो तुम। तो फिर वो अब मिनिस्टर्स को बोलते हैं कि जाओ और तुम अपने ये जो गोल्ड स्मिथ है जो उसकी गलती थी इसको आप पकड़ के लाओ। अब गोल्ड स्मिथ जो कहता है वो उसको पकड़ने जाते हैं तो वो अपनी दुकान में छुप जाता है, लेकिन फिर भी उसके जो सिपाही होते हैं राजा के, वो उसको पकड़ के कोर्ट में ले आते हैं, राइट। अब कोर्ट में आने के बाद में उस गोल्डस्मिथ से पूछा जाता है कि क्या तुमने इस डांस गर्ल का गोल्ड लिया था, ज्वेलरी नहीं बना पा रहे थे,
और इसी वजह से वो बार बार उस गली के चक्कर लगा रही थी, जिसकी वजह से ब्रिकलेयर का ध्यान भटक गया, यानी वो डिस्ट्रैक्ट हो गया और उसने एक ऐसी कच्ची वॉल बनाई जो कि बेचारे पुअर आदमी पर गिर गई और वो मर गया। तो अब असली जो गुनहगार हो वो तुम ही हो, यानी जो एक्चुअल जो क्रिमिनल है वो तुम ही हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो गोल्डस्मिथ है वो कहता है कि देखिए मेरी गलती नहीं है, मुझे अच्छे से याद है कि मैं इसलिए इनकी ज्वेलरी नहीं बना पाया क्योंकि मेरे पास ना एक बहुत बड़े मर्चेंट की वेडिंग का कुछ ऑर्डर आया हुआ था, मतलब उनके घर में शादी थी, तो इसलिए उन्होंने मेरे को कुछ गोल्ड दिया था ज्वेलरी बनाने के लिए। और आपको पता ही है जो बड़े लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो कितने ज्यादा बेसब्र होते हैं, यानी बिल्कुल भी पेशेंस उनमें नहीं होता है। तो वो मेरे से बहुत ज्यादा काम मतलब करवा रहे थे, ज्वेलरी बनवा रहे थे, तो मुझे जो डांस गर्ल है इनकी ज्वेलरी बनाने का टाइम ही नहीं मिल पाया। तो अब यहाँ पर राजा कहता है कि गोल्डस्मिथ से वो पूछता है, सोनार से पूछता है कि तुम्हें पता है वो कौन सा मर्चेंट था जिसने तुम्हें ज्वेलरी बनाने के लिए दी थी? तो वो कहता है हाँ मुझे अच्छे से याद है। और अब जब वो नाम बताता है कि वो कौन सा मर्चेंट था, तो पता चलता है कि वो मर्चेंट कौन और कोई नहीं बल्कि वही पर्सन था जिसके घर की वॉल गिरी थी चोर पर, ठीक है। अब राजा उस मर्चेंट को वापस से बुलाता है और मर्चेंट को जबरदस्ती लेकर आया जाता है कोर्ट में, और राजा उसे पूछता है क्या कि मुझे पहले से ही पता था, मुझे पहले से ही तुम पर शक था कि तुम ही गुनहगार हो, तुम्हें मैं देखते ही समझ गया था। अब यहाँ पर वो मर्चेंट को पता चल जाती है सारी चीज, तो मर्चेंट कहता है कि देखिए मेरी गलती नहीं है और वो मर्चेंट मैं नहीं था बल्कि मेरे फादर थे, राइट। सो अब यहाँ पर जो राजा कहता है कि तुम्हारे फादर कहाँ हैं, उनको पकड़ के लाओ। तो फिर उसके वो पर्सन कहता है कि मेरे फादर तो गुजर चुके हैं, उनकी तो डेथ हो गई है। तो फिर वो कहते हैं कि देखो अब तुमने अपने फादर से जितनी भी जो दौलत थी, जितने भी जो रिचेस थे, वो भी तुम्हारे इनहेरेंट हुए हैं, मतलब वो भी तुमने अपने फादर से लिए हैं, तो उनके जो सिंस हैं यानी उनके जो पाप हैं वो भी तुम्हें ही मिलेंगे, तो इसलिए तुम्हारे फादर की जो पनिशमेंट है वो तुम्हें मिलेगी। अब वो पर्सन बहुत सॉरी बोलता है, माफी मांगता है, बहुत बोलता है कि मुझ पर रहम करो, लेकिन राजा एक भी बात नहीं मानता और वो अपने मिनिस्टर्स को बोलता है कि एक नया स्टेक रेडी करो जिसके ऊपर हम इसको फांसी देंगे या फिर हम इसका एग्जीक्यूशन करेंगे, यानी इसको डेथ पर लटका देंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि एक नया स्टेक बनाया जाता है, लेकिन जैसे ही उस मर्चेंट को उस स्टेक पर रखा जाता है तो पता चलता है कि वो जो पर्सन है, वो जो मर्चेंट है, वो बहुत ही ज्यादा पतला है, इस वजह से वो उस स्टेक पर सही से फिट नहीं बैठ पा रहा है। तो राजा कहता है कि अब क्या करें, अब हमें इसको सजा तो देनी है और किसी ना किसी को तो देनी ही है, लेकिन ये तो बहुत पतला है, इस स्टेक पर तो ये खड़ा ही नहीं हो पा रहा। तो इसलिए वो कहते हैं कि इसको छोड़ो, तुम पूरे शहर में ढूंढो कोई मोटा सा पर्सन जो कि इस स्टेक पर सही फिट बैठे, हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब जब सिपाही ढूंढने जाते हैं तो आई होप अभी तक आपने गेस कर लिया होगा कि वो पकड़ के लाते हैं उस डिसिपल को, उस शिष्य को जो खा खाकर बहुत मोटा हो गया था। तो राजा के जो सोल्जर्स होते हैं वो उसे पकड़ के लाते हैं और स्टेक पर खड़ा करते हैं। तो वो पूछता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बोलते हैं कि भाई तुम मोटे हो और यहाँ पे कि एक्चुअल जो क्रिमिनल था वो बहुत ज्यादा पतला था, लेकिन हमें एक मोटा पर्सन चाहिए इस पर एग्जीक्यूट करने के लिए, इसलिए हम तुम्हें चूज कर लाए। अब जहाँ पर वो शिष्य जैसे ही वो अपनी डेथ का वेट कर रहा होता है, क्योंकि और कुछ कर नहीं सकता वो, तो उसे अपने गुरु की बातें याद आती हैं और वो अपने गुरु को याद करता है कि उन्होंने कहा था कि ये जो फूल्स हैं ये कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारे साथ, कि जो फूल्स होते हैं वो तुम्हें डेंजर में भी डाल सकते हैं। तब वो अपने गुरु को याद करता है और उनके जो गुरु होते हैं उनके पास बहुत सारी विजडम होती है, वो फार सी देख सकते हैं, यानी बहुत दूर का वो देख सकते हैं, पास्ट भी उन्हें पता होता है, फ्यूचर भी उन्हें पता होता है कि क्या होने वाला है, तो सारी चीजें उनको दिख रही होती हैं। तो जैसे ही उसको एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं, इतने में उनके जो गुरु होते हैं वो वहां पर आ जाते हैं कोर्ट में, ठीक है, क्योंकि उनको सब पता होता है कि ये चीज होने वाली है और ये चीज होगी। फिर उसके बाद क्या होता है कि वहां पर जैसे ही वो आते हैं तो वो बोलते हैं कि एक सेकंड रुक जाओ, मुझे इस पर्सन से, ये मेरा शिष्य है, ये मेरा डिसिपल है, मुझे इससे बात करनी है। तो वो राजा जो है वो बोलते हैं कि क्या बात करनी है आपको। तो वहां पर वो जो गुरु हैं वो अपने शिष्य के पास जाते हैं, पहले तो उसे बहुत डांटते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि ऐसा होगा, फिर उसके बाद में उसके कान में कुछ कहते हैं। तो अब वो जो गुरु हैं वो राजा के पास जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं कि इसे फांसी मत दो, मुझे फांसी दो, मतलब इसे एग्जीक्यूट मत करो, मुझे करो, इसे मत मारो, मुझे मारो। तो राजा शॉक हो जाता है कि ऐसा कौन सा गुरु है जो ऐसे बोल रहा है कि मुझे इसे मत मारो, मुझे मारो। तो यहाँ पर पीछे से जो शिष्य होता है, डिसिपल होता है, जो अभी तक मना कर रहा था कि नहीं नहीं मुझे मत मारो, वो कहता है कि नहीं नहीं ये नहीं, पहले आप मुझे मारिए, फिर भली मेरे बाद में इनको एग्जीक्यूट कर दीजिए, लेकिन पहले तो मैं ही मरूंगा, ठीक है। अब दोनों जो जने होते हैं, मतलब जो गुरु और शिष्य, दोनों ही लड़ने लग जाते हैं कि नहीं मैं फांसी पर चढ़ूंगा, वो कहता है नहीं मैं फांसी पर चढ़ूंगा। तो राजा जो है गुरु को पास में बुलाता है और पूछता है कि क्या मसला है, क्या कोई मिस्ट्री है यहाँ पर। तो गुरु कहता है कि मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक ही शर्त पर कि आप पहले मुझे मारोगे। वो कहता है हाँ चलो ठीक है बताओ। तो वो उसको पास में ले जाता है
तो उसको थोड़ा सा वो दूर लेकर जाता है अकेले में और कहता है कि देखिए ये जो किंगडम है ना, ये बहुत ही अमेजिंग किंगडम है, ऐसी किंगडम हमने कहीं नहीं देखी है, हमने पूरी दुनिया घूमी है लेकिन ऐसी किंगडम कहीं भी नहीं है। और ये जो स्टेक है ये अभी नया बना है, यानी इस पर एक भी डेथ नहीं हुई है, एक भी क्रिमिनल इस पर खड़ा नहीं हुआ है। तो ऐसा माना गया है, या फिर मैं कहूँ ऐसी भविष्यवाणी हुई है कि जो भी पर्सन पहला इस स्टेक पर मरेगा वो नेक्स्ट जन्म में, नेक्स्ट लाइफ में इस किंगडम का राजा बनेगा, और जो भी पर्सन सेकंड मरेगा इस स्टेक पर वो उस राजा का मिनिस्टर बनेगा। अब राजा ये बात सुनता है तो फिर बड़ा वो शौक में आ जाता है और वो कहता है कि पोस्टपोन करते हैं, मतलब आज नहीं बल्कि कल सजा दी जाएगी। और पूरी रात बैठ के वो अपने मिनिस्टर्स के साथ डिस्कस करता है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि नेक्स्ट लाइफ में किसी और को ये किंगडम मिले। तो उन्होंने फिर वो जाते हैं प्रिजन में और जो वो गुरु होता है, शिष्य होता है, उनको वहां से भगा देते हैं और उनका भेष जो है वो धर लेते हैं, यानी जो राजा है वो गुरु बन जाते हैं और जो उसका मिनिस्टर होता है वो डिसिपल बन जाता है। और वो अपने सर्वेंट को कहते हैं कि बस तुम कुछ भी चीज पर सवाल जवाब मत करना, जैसे तुम्हारे पास फर्स्ट पर्सन है उसे मार देना, सेकंड को उसके बाद में मार देना। इसके बाद में ऐसा ही सर्वेंट्स करते हैं। तो पहले जब उसको लेके आते हैं तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा एग्जीक्यूशन जब होता है तो फेस जो होता है वो कवर्ड होता है, राइट। ये करने के बाद में वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं और जैसे ही उनको स्टेक से उतारा जाता है उनकी बॉडीज को कि अब इनको वल्चर्स और क्रोज को फेंकना होगा, तो जैसे ही उनका वो सर हटाया जाता है तो देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि राजा और मिनिस्टर थे। जितने भी वहां के जो लोग होते हैं वो सारे शॉक में हो जाते हैं कि ये क्या हुआ है, और फिर वो पूरी रात मौन करते हैं और सोचते हैं कि अब इस किंगडम का क्या होगा। फिर उन्हें याद आता है उन गुरु और उस शिष्य के बारे में, उस गुरु और डिसिपल के बारे में, और उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि देखिए अब हमारा फ्यूचर जो है वो आप ही के हाथ में है, तो आप ही इस जो किंगडम है इसके राजा और इसके मिनिस्टर बन जाइए। तो देखिए डिसिपल तो बड़ी जल्दी तैयार हो जाता है, लेकिन गुरु को मनाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फाइनली दोनों तैयार हो जाते हैं और अब जो गुरु हैं वो राजा बन जाते हैं और जो डिसिपल हैं वो उस किंगडम के मिनिस्टर बन जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने इस बात के लिए राजी हुए राजा और मंत्री बनने के लिए, तब उस टाइम उन्होंने एक शर्त रखी कि जो पुराने रूल्स हैं, लॉज हैं, उन सबको चेंज कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, दिन को दिन ही रहने देते हैं और रात को रात बनाते हैं। तो वापस नॉर्मली वो जो किंगडम होती है वो सारे नॉर्मल तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं। सब दिन को ही काम पर जाते हैं, रात को सो जाते हैं और सारी चीजें अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग उसकी प्राइस होती है, ना कि सबकी एक डूडू। तो ये थी स्टोरी। आई होप स्टोरी में आपको मजा आया होगा। लेकिन देखिए अगर आप रिवीजन करने के लिए आए तो ये स्टोरी आपके लिए सफिशिएंट है, लेकिन आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि जब हम चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो अभी तो ये हमने सिर्फ आउटलाइन पढ़ी है, लेकिन जब चैप्टर पढ़ते हैं तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी माइनर चीजें होती हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसीलिए आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, एक भी लाइन उसमें से मिस नहीं करनी है। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आ रही है एंड आई होप अभी तक आपको समरी में काफी मजा आया होगा एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो वो वाली वीडियो भी मिस मत करना जहां पर हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन एंड आंसर में। और अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब स्कोरशाला।